यही कुछ समय पहले की बात है। सुभाष अपने परिवार के साथ मुंबई शहर में रहता था। सुभाष का एक दोस्त माधव सुभाष के पड़ोस में ही रहता था, जो बहुत ही स्वार्थ बुद्धि और विचलित मन का इंसान था, जो पैसे से अमीर था। और यहाँ सुभाष बड़ा ही ईमानदार और अपने रास्ते पर चलने वाला इंसान था, जो अपनी पत्नी के साथ मिलकर गर्मी के दिनों में गन्ने जूस की गाड़ी लगाता था। शहर के पास ही उसकी खेती थी, जहाँ से वो गन्ने लाता और एकदम बढ़िया सा जूस निकाल कर बेचता था। उसके गाड़ी पर हर साल कई सारे लोग जूस पीने आते थे। इस साल गर्मी कुछ ज्यादा ही थी, तो सुभाष ने गर्मी शुरू होते ही अपने गन्ने जूस की गाड़ी शुरू कर दी। एक दिन माधव घूमते घूमते सुभाष के जूस सेंटर पर पहुंचता है, जहां पर कई सारे लोग जूस पी रहे थे। तो उन्हें देख माधव मन ही मन, अरे यहाँ पर तो लोगों की अच्छी खासी भीड़ है। ये सुभाष तो बहुत सारा पैसा कमाता होगा। इसे तो रहने की जरा भी ढंग नहीं है। फिर भी यहाँ पर लोगों की कितनी भीड़ है। अगर मैं इसके सामने अपने गन्ने की जूस की गाड़ी लगवा दूं तो मैं भी बहुत सारा पैसा कमा पाऊंगा। ऐसा मन में सोचकर माधव वहाँ से चला जाता है। अब दूसरे ही दिन माधव सुभाष के जूस सेंटर के सामने ही अपना जूस सेंटर खोल देता है और वहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए खरगोश, फिश टैंक ऐसी चीजें रख देता है, जिस कारण बच्चे उसके जूस सेंटर की ओर आकर्षित हो। शुरू में माधव ने भी लोगों को बहुत ही बढ़िया जूस निकाल कर पिलाया और इसी कारण सुभाष का जूस सेंटर अचानक से कम पड़ने लगा। शालिनी, ये माधव है ना, जो हमारे सामने वाली बिल्डिंग में रहता है। इसी के कारण हमारा जूस सेंटर बंद पड़ने की राह पर है, ऐसा ही लग रहा है अब। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। देखिए हम क्या करेंगे, हम गन्ने के जूस के साथ साथ संतरा और मौसम्बी का भी जूस निकालेंगे और उसे बेचेंगे, ताकि हमारा काम फिर से शुरू हो जाए। शालिनी, ये काम करते करते हमें 5 साल हो चुके हैं और अब अचानक से माधव के कारण। हर कोई अपनी सोच रखता है। अगर हम हमारा काम अच्छे से करते रहे तो भगवान हमारी जरूर मदद करेंगे। आप यूँ मायूस ना होना। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। लोग माधव के जूस सेंटर पर जाकर बड़े ही चाव से गन्ने का जूस पीते और अपने बच्चों को मजे से खरगोश और फिश दिखाते। धीरे धीरे माधव की अच्छी खासी कमाई होने लगी। तो इसे देख माधव मन ही मन, अरे वाह, अब तो मेरा जूस सेंटर चलने नहीं दौड़ने लगा है। मुझे तो बढ़िया मुनाफा होने लगा है अब। और देखो तो वो सुभाष का चेहरा तो देखो जरा, बिल्कुल देखने जैसा हो गया है। अब माधव सुभाष के जूस सेंटर पर जाकर उससे, अरे सुभाष भाई, तुम्हारे पास तो बहुत सारा गन्ना पड़ा है और तुम्हें तो पता है मेरे ग्राहक बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर तुम मुझे तुम्हारा गन्ना दे देते तो अच्छा हो जाता। सुनिए जी, मुझे लगता है कि गन्ना खराब होने से अच्छी बात है कि हम माधव भाई साहब की बात माने। अब सुभाष अपने सारे गन्ने माधव को कम पैसों में ही बेच देता है। तभी माधव वहाँ से हंसते हंसते चला जाता है। उसका लालच अब बहुत ज्यादा बढ़ने लगा था। उसे लगता था कि सभी के सभी लोग सिर्फ और सिर्फ ये शान और शौकत देखने आते हैं और इसी के सारे पैसे हैं। अब वो धीरे धीरे कर अपने जूस में बर्फ डालने लगा और जिसकी मात्रा दिन ब दिन बढ़ाने लगा और इसी कारण लोग निराश होने लगे। एक दिन एक आदमी माधव से, अरे जूस वाले भाई साहब, आजकल जूस में जूस कम और पानी ही ज्यादा होता है। अरे नहीं नहीं भाई साहब, हम तो आपके सामने ही जूस निकाल कर देते हैं। ये देखिए, इसमें तो सिर्फ जूस ही है। दिन बीत रहे थे। धीरे धीरे कर लोग माधव के यहाँ बैठते तो थे, लेकिन जूस की क्वालिटी खराब होने के कारण जूस पीने के लिए सुरेश के यहाँ जाते थे। तो ये देख माधव को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो एक आदमी से, ए चलो निकलो यहाँ से। यहाँ सिर्फ मजे करने और गप्पे लड़ाने आते हो तुम, और जूस पीने वहाँ जाते हो। कोई जरूरत नहीं है मुझे तुम जैसे की। अरे भाई, अगर तुम अपनी क्वालिटी नहीं बदलते तो हम तो तुमसे ही जूस खरीद रहे थे ना। हाँ हाँ, खरगोश लाओ, उन्हें पालो, फिश टैंक में फिश को पालो, आप लोगों के लिए सेंटर सजाओ, काम पर लोगों को रखो और पैसे पैसे सिर्फ जूस के लो। कौन सा सही है ये? चलिए भाई निकलिए, राम राम आपको। माधव दिन ब दिन लोगों से बदतमीजी करने लगा था। माधव की इस बदतमीजी के कारण जो लोग भी उसके जूस सेंटर पर जाते, अब वो भी आना बंद हो चुके थे। वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, क्योंकि उसने अपना कई सारा पैसा इस जूस सेंटर में गवाया था।
दूसरी ओर सुभाष का जूस सेंटर पहले से कई ज्यादा चलना शुरू हो गया था, क्योंकि उसने अपने जूस की क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं बदली थी। और तो और अब उसने भी अपने जूस सेंटर को बच्चे और बूढ़े बड़ों के हिसाब से सजाया था। अब वो फिर से खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरी सोच वाले का हमेशा ही बुरा होता है। किशनपुर नाम के गांव में चंदू नाम का एक आवारा लड़का रहता था। हर दिन सुबह उठना और दिन भर गांव में घूमना, इधर उधर की बातें करना, यही उसका काम था। एक दिन की बात है। अरे क्या करूँ यार, माँ बाप शांति से घर में रहने नहीं देते और गांव के लोग अच्छे से पेश नहीं आते। अच्छे इंसान की तो कोई कदरच नहीं रे भगवान। अरे उठा ले रे बाबा, उठा ले। अरे मेरे को नहीं रे बाबा, इन पागल गांव वालों को उठा ले। अभी तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई, मरूंगा तो शादी करके मरूंगा मैं। अरे क्या रे, सुबह सुबह मरने मारने की बातें कर रहा तू? आज का दिन कैसे निकालेंगे सोच। जेब में एक रुपया नहीं अपने, कंगाले अपन। क्या करूं यार नंदू, ये माँ बाप एक रुपया नहीं देते अपने को खर्चा करने के लिए। बाहर महंगाई कितनी बढ़ गई है पता है तेरे को? अब कैसे समझाए इनको? मरते वक्त क्या ऊपर लेके जाने वाले है क्या पैसा ये? अरे मेरे बाप को मैंने आज 10 रुपए मांगे तो मुझे 10 लातियां मार के बाहर भगा दिया उसने, और बोला बेटा कल से कुछ कमा कर ला, नहीं तो घर पर मत आना तू। क्या करूं, आज तो मेरा बाप मुझे घर में ही नहीं लेगा यार। ऐसा इतना भाव बढ़ गया क्या रे तेरे बाप का? आज हम कुछ ना कुछ नया धंधा चालू ही करते हैं और दिखा देते तेरे बाप को कि हम भी किसी से कम नहीं। अरे बातें तो ऐसी कर रहा तू जैसे जेब में 40-50 लाख लेके घूम रहा तू। जेब में फूटी कौड़ी नहीं तेरे और धंधा डालने की बातें कर रहा तू। अबे कुछ भी मत फेंका कर रहे। अरे तेरे को क्या मैं फेंकू लगता क्या रे? कितने दिनों से मेरे साथ रह रहा तू, फिर भी चंदू दादा को नहीं पहचाना तूने? चंदू दादा ऐसे ही नहीं बोलते अपन को। अरे धंधा डालने के वास्ते पैसे थोड़ी नहीं लगते बेटा, बस थोड़ा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा तेरे भाई को। चल आज तेरे वास्ते किसी न किसी का धंधा हड़पिच लेता मैं। हाँ हाँ बेटा चल, तो आज मैं भी देखता कितना दम है तेरी बातों में कि बस बड़ी बड़ी बातें फेंकता रहता तू। अबे चंदू दादा को क्या फेंकू समझ रहा क्या तू? बेटा चल, तो आज तुझे चंदू दादा की ताकत दिखाई देता हूँ मैं। दोनों धूप में चलते चलते गोलगप्पे के दुकान पर आते हैं और उसके पास खड़े रहकर, अरे मर गया रे, कितनी धूप है आज। इस सूरज को भी कोई काम धंधा नहीं क्या? फोकट में इतना पसीना छुड़ा रहा हमारा। अरे हाँ ना यार, देखना घर में माँ बाप शांति से रहने नहीं देते अपन को, और बाहर आकर ये सूरज पसीने छुड़ा रहा अपने। सबको क्या हम बेकार ही दिखते क्या? तभी चंदू गोलगप्पे वाले को, ए हटा सावन की घटा, चल 2 लस्सी लगा चंदू दादा और उसके दोस्त को। देखो दिखता नहीं क्या रे, कितना पसीना आया है हमको। चल बेटा 2 लस्सी लगा मस्त एकदम मलाई मार के। क्या मजाक चल रहा क्या रे इधर? तुमको क्या ये लस्सी की गाड़ी दिख रही क्या? अंधे हो गए क्या तुम? पानी पूरी की गाड़ी नहीं दिखती क्या तुमको? या पानी पूरी मिलती, लेना है तो बोल। अबे चपड़ गंजू, तू किससे बात कर रहा, खबर भी है क्या तेरे को जरा? चंदू दादा है ये, चंदू दादा, और उनसे तू ऐसी ही बात कर रहा? तुझे यहाँ अपना ठेला लगाना है कि नहीं कल से बेटा? अरे रुक रे छोटू, इसको किसी न किसी दिन देख लेंगे अपन। पानी पूरी बेचता ना रे तू, चल पानी पूरी लगा फिर। अरे पानी पूरी किसको बोला रे तू? नमन नाम है मेरा, नमन। अरे हाँ हाँ चमन, चल पानी पूरी लगा जल्दी। अबे नमन बोला, नमन। तेरे को तेरा नाम पता है ना बे, तो हमसे क्यों पूछता है? और जरा इज्जत से बात करियो बेटा, नहीं तो अभी के अभी यहाँ से तेरा 1-2 का 4 कर दूंगा मैं। अच्छा साहब, कितने प्लेट पानी पूरी लगाऊं बताओ तो जरा। 25-25 प्लेट लगा दोनों के वास्ते। 25 प्लेट? क्या मजाक कर रहे हो साहब दोनों? इतनी पानी पूरी कोई खा भी सकता है क्या? हाँ अबे तू चंदू और नंदू को हल्के में मत ले बेटा, जितना बोला उतना ही काम करने का अपने का। बड़े घर के लड़के अपन, सब कुछ बड़ा लगता है अपन को। अरे बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे दोनों, लगता है बड़े घर के लड़के है। 15 साल से मैं भी धंधा कर रहा इधर, आज तक किसी ने 25 प्लेट पानी पूरी नहीं खाई। इनसे ना कुछ शर्त लगा लेता हूँ, आज फायदा ही फायदा होगा मेरा। अरे चंदू दादा, इतनी पानी पूरी तुम खाई नहीं सकते, शर्त लगा लो मेरे से। अरे इधर उधर की फालतू बातें मत करे तू। अगर 25-25 प्लेट खा लिया तो क्या देगा रे तू? क्या दूंगा? तुमने अगर 25-25 प्लेट खा लिया ना तो 1 महीने तक अपने धंधे का हर रोज आधा पैसा दूंगा तुमको मैं। ऊपर से तुमको हर रोज पानी पूरी फोकट दूंगा, फोकट, समझे क्या? और अगर नहीं खाया तो तुम्हें आज मुझे 25-25 हजार देने पड़ेंगे। बोलो मंजूर है क्या?
कि सिर्फ बातें ही कर रहे हो तुम? अच्छा, चल मंजूर है बेटा अपन को। अगर तेरी उतनी प्लेट खा ली ना तो हर रोज 500 की पत्ती निकालूंगा तेरे से। अरे हाँ ना, दूंगा ना, हर रोज 500 दूंगा। पहले खाकर तो दिखाओ तुम। अरे चल ना, बस करना, अब सिर्फ बातें करते जा रहा। चल पानी पूरी लगा जल्दी। अरे हाँ, देता ना तेरे को मैं भी देखता आज कि कितना पानी पूरी खाते तुम तो बेटा। ये लो 2 प्लेट, और 2 प्लेट खाकर पतलून ढीली हो जाएगी तुम दोनों की। बातें कर रहे कब से? दोनों कुछ ही वक्त में पानी पूरी की प्लेट खाली कर देते हैं और गोलगप्पे वाले से, अरे चल जल्दी लगा, दिखता नहीं क्या तेरे को? इधर खत्म हो गया सब कुछ। चंदू दादा को वेट करना अच्छा नहीं लगता। हाँ बेटा। अरे ऊपर वाले, कोई भूत वूत तो नहीं ना रही इनके अंदर? अरे कैसे खा रही है? जानवर तो नहीं घुस गया ना रे बाबा इनके अंदर? दोनों मिलकर गोलगप्पे वाले की 25-25 प्लेट पानी पूरी खा लेते हैं। पानी पूरी वाला उनकी ओर देखते ही रह जाता है। तभी चंदू पानी पूरी वाले से, अरे कोमा में तो नहीं चला गया ना तू? जिंदा है ना बेटा? चल बता, कितनी प्लेट हुई तेरी? 25-25 प्लेट हो गई चंदू दादा। दादा अब आ गया ना औकात पे? ऐसे चंदू दादा नहीं बोलते अपन को। और अब 1-1 प्लेट और लगा बेटा। आज पूरी 26 प्लेट खाऊंगा मैं। और हाँ, आज से चुपचाप 500 रुपए की कड़क नोट तैयार रखना बेटा तू, नहीं तो हर रोज बहुत मार मारूंगा तुझे मैं। अरे चंदू दादा, अरे मेरे को माफ कर दो। अरे बच्चे से गलती हो गई, अब क्या तुम बच्चे की जान लोगे? बेटा ये सब तूने तो शर्त लगाने के पहले सोचना था ना। पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था ना बे तू। अब चुपचाप 500 की हरी पत्ती जेब से डेली कर अपने। और एक बात हमेशा याद रखना बेटा, हर रोज मुझे 20 प्लेट पानी पूरी और 500 की एकदम हरी कड़क पत्ती टाइम पे मिल जानी चाहिए। क्या? हाँ। रामगंज नाम के गांव में मोहिनी नाम की एक लड़की अपने पिता के साथ रहती थी, जो बहुत ही शातिर दिमाग लड़की थी। मोहिनी 19 साल की थी जब वो रामगंज से मुंबई शहर में भाग आई थी। वहां पर आकर बहुत सारा पैसा कमाना चाहती थी। मोहिनी मुंबई आने के 2 साल पहले की बात है। राजू, जो मुंबई में पढ़ाई करता था, कुछ दिनों के लिए वो गांव में आया था। अपने दोस्तों से बातें कर रहा था और बातों बातों में अपने दोस्तों को मुंबई शहर की खासियत बता रहा था। तभी मोहिनी वहां से गुजर रही थी तो उसके कानों में राजू के शब्द पड़ते हैं, यार मुंबई जैसा शहर तो हो ही नहीं सकता। क्या लाइफ है वहाँ के लोगों की। राजू के कहे शब्द सुनते ही मोहिनी वहीं पर पास में मंदिर में राजू की बातें सुनने बैठ जाती है। सुबह शाम का तो कुछ पता ही नहीं चलता वहाँ पर। वहाँ पर तो समझो रात ही नहीं होती। तुम लोगों को पता है, जैसे जैसे अंधेरा होने लगता है वैसे वैसे लोग बाहर आकर घूमने लगते हैं। मस्ती पार्टी माला माल लोग है यार वहाँ। क्या सच में? यार ऐसी लाइफ तो जिंदगी में एक बार जरूर जीनी चाहिए। हाँ भाई, जरा जमीन पर आ तू। राजू की बात कहा और हमारी बात कहा। हम ठहरे गरीब लोग, मुंबई तक जा भी पाएंगे या नहीं पता नहीं। और बातें करता है कहीं जाने की। जाने के लिए पैसे लगते हैं, पैसे, समझे बेटा? अब बातें कर सारे दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं। तभी मोहिनी मन ही मन सोचने लगती है कि अब तो मुझे मुंबई शहर में जाना ही होगा। कब से सोच रही थी मैं कि कुछ अलग करूं। बहुत बोर हो चुका है यहाँ पर। अरे गांव में रहना मतलब ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत चलो, वैसे मत चलो, ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा। इससे अच्छा तो मैं अपने माँ पिताजी को छोड़कर भाग जाऊं मुंबई शहर। वैसे भी उन्हें कौन सी मेरी जरूरत है, सीधे से बात तक नहीं करते मुझसे। मोहिनी को घर में रहना, किसी की बातें मानना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो मोहिनी मन ही मन, अरे यार ये माँ बापू की हमेशा की किटकिट, मैं परेशान हो चुकी हूँ इस बात से। मैं हमेशा एक अलग लाइफ जीना चाहती हूँ और मेरे माँ पिताजी वो हमेशा मेरी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं। मैं एक लड़की हूँ तो मुझे हमेशा दबाने की कोशिश करते रहते हैं। अब तो मुझे मुंबई शहर जाना ही होगा। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन मोहिनी मुंबई शहर में भाग आती है और वहां आते ही ट्रेन से उतरने के बाद मोहिनी के बैग चोरी हो जाती है। तो मोहिनी, चोर चोर चोर,
पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ये मेरा पर्स लेकर भाग रहा है, कोई पकड़ो इसे। मोहिनी जोर जोर से चिल्ला रही थी कि तभी बहुत सारी भीड़ उसकी तरफ आती है और उस भीड़ के साथ मोहिनी दूसरे ट्रेन में चढ़ जाती है। तो मोहिनी, अरे अरे ये क्या बात हुई भाई, मैं अपने आप ट्रेन में कैसे चढ़ी जा रही हूँ? हटो हटो यहाँ से, मुझे यहाँ उतरना है, हटो। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ आ चुकी है। राजू ने जो भी बताया था ये तो उससे कई ज्यादा अलग है। राजू की बातों से मैंने मुंबई का एक अलग ही सपना देखा था और यहाँ तो सब कुछ अलग है। यहाँ रहना मतलब मेहनत करना, हिम्मत जुटाकर काम करना और जो मिले बिना शर्माए काम करना। मोहिनी को समझ में आ चुका था कि यहाँ पर अच्छे लोगों के साथ साथ बुरे लोग भी हैं। मेहनत के साथ 2 वक्त की रोटी के लिए इस भीड़ में चोरी करने वाले भी कई सारे लोग हैं। अब उसे चुनना था कि वो क्या करेगी कि तभी उसकी मोहन और मारिया नाम की एक लड़की से मुलाकात हो जाती है जो दूसरों को ठगने का काम करते थे। मोहिनी, मोहन और मारिया तीनों का सपना एक ही था, ऐशो आराम में जीना। उनकी अमीर बनने की इच्छा और आराम में जीने की चाह उन्हें बुरे रास्ते पर ले आई थी। एक दिन मोहन भागते हुए मोहिनी और मारिया के पास आता है और उनसे, मारिया, एक बहुत अच्छा बकरा फंसा है हमारे चंगुल में, बहुत सारा पैसा मिलेगा। मैं कई दिनों से उस पर नजर रखकर हूँ। मतलब? अरे मतलब अपना अगला टारगेट, अगला शिकार, हम जिसे ठगने वाले हैं। कौन है वो? श्री रवि। कौन है ये और अब हमें क्या करना होगा? वो एक करोड़पति है, करोड़पति। हमें उसका बेटा मैक, जो दिमाग से थोड़ा कम है, उसे फंसाना है। हमें इस बार चोरी नहीं करनी, हमें इस बार कुछ अलग करना है। अलग? अलग क्या? मोहन सबको अपने पास बुलाता है और उनके कान में कुछ कहता है। अब उस दिन के बाद मोहन और मारिया मोहिनी के माता पिता बनकर बड़े प्यार से रहने लगे। बार बार किसी न किसी कारणवश वो श्री रवि के सामने आने लगे और अपनी अच्छाई दिखाने लगे, अपनी गरीबी दिखाने लगे, अपनी सच्चाई दिखाने लगे। वो इस तरह से पेश आते थे कि मानो दुनिया में उनसे अच्छा कोई है ही नहीं। पैसा तो नहीं है उनके पास, लेकिन फिर भी वो गरीबों के लिए काम करते हैं। और यही बात श्री रवि के मन को भा जाती है और वो एक दिन मोहिनी से, बेटा, कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम कामिनी है। मैं यही पास झोपड़पट्टी में रहती हूँ अपने माँ पिता के साथ। अच्छा, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? श्री रवि के ऐसे कहते ही मोहिनी रोने का नाटक करने लगती है और, सर, हम गरीबों को जो भी काम मिले वही करना पड़ता है और जो मिले उसी में अपना जीवन बिताना पड़ता है। अब धीरे धीरे श्री रवि मोहिनी के बारे में अपने बेटे मैक्स के लिए सोचने लगता है। वो मन ही मन, अरे ये लड़की तो सुंदर है, साथ ही सच्चे मन की भी। गरीब है तो क्या हुआ, कम से कम मैक का संसार तो बस जाएगा। वैसे भी मैक से कोई शादी नहीं करना चाहता। अब एक दिन श्री रवि मोहिनी के घर जाते हैं। उन्हें सामने देख मोहन और मारिया हड़बड़ा कर उठते हैं और हाथ जोड़ते हैं, कुछ बोलने की कोशिश करते हैं कि तभी श्री रवि मोहन से, नमस्ते, मेरा नाम श्री रवि है। मैं कई दिनों से आपकी बेटी कामिनी को देख रहा हूँ। मुझे कामिनी बहुत पसंद है। क्या मेरे बेटे मैक के लिए मैं कामिनी का रिश्ता लेकर आया हूँ। श्री रवि की बातें सुनकर मोहन, सेठ जी, लेकिन हम लोग तो, आप सोच विचार कर बताइएगा, हमें कोई जल्दी नहीं है। अरे नहीं नहीं सेठ जी, मैं ये कह रहा था कि हम लोग कहा और आप लोग कहा, आप ठहरे बड़े लोग। मैं जानता हूँ, अगर मोहिनी मेरी बहू के रूप में हमारे घर आए तो हम समझेंगे कि हमारे घर में साक्षात। मोहन बेझिझक हाँ कर देता है और कुछ ही दिनों में मोहिनी की शादी मैक्स के साथ बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। शादी के दूसरे दिन ही मोहिनी रात के समय सबको खाने में नींद की दवा खिलाती है और जैसे ही सब सो जाते हैं वो धीरे से उठकर मोहन और मारिया को घर में ले लेती है और तीनों मिलकर पैसे, जेवर जो भी मिले वो लेकर वहां से सुबह होने से पहले ही भाग जाते हैं। अब सुबह उठते ही सबको पता चल जाता है कि घर में चोरी हो चुकी है और चोरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनकी बहू कामिनी है। वो पुलिस केस करते हैं
लेकिन मोहिनी, मोहन और मारिया शहर को छोड़कर भाग चुके थे। अब श्री रवि मन ही मन इस कामिनी को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, आज नहीं तो कल उसे जरूर ढूंढ कर निकालूंगा। अब वो दूसरे शहर जाकर फिर से यही सब करते हैं। कभी मोहिनी बहू बनती तो कभी मारिया, ये चलता ही जा रहा था। अब पूरे देश में इस टोली की खबर फैल चुकी थी, लेकिन वो बड़ी ही सफाई के साथ अपना काम कर वहां से भाग निकलते। कभी अमीर बनते, कभी गरीब, तो कभी मिडिल क्लास बन लोगों को ठगने का काम करते। जब तक लूट का पैसा है तब तक वो दूसरे इंसान की खोज करते और आराम से अपनी लाइफ एंजॉय करते। रात को क्लब में जाना, होटल में खाना, बंगलों में रहना, यही सब चल रहा था। लेकिन दूसरी ओर मोहन, मोहिनी और मारिया की असली फोटो पुलिस के पास पहुंच चुकी थी। एक दिन की बात है, मेहरानगढ़ नाम के गांव में सुशील नाम का एक बहुत ही अमीर इंसान रहता था, जो इस बार तीनों के हाथों ठगने वाला था, जो पीएसआई भी था। लेकिन ये बात मोहन को पता ही नहीं चल पाई। अब धीरे धीरे हमेशा की तरह तीनों ने मिलकर अपना जाल डालना शुरू किया। लेकिन सुशील बहुत ही ज्यादा होशियार था। उसने मोहन को देखते ही पहचान लिया और मन ही मन हाँ, अब मैं इन सबको रंगे हाथ पकड़ूंगा। दिन बीतते गए। शादी का दिन आया। बड़े ही सीधे सादे तरीके से शादी संपन्न हुई। शादी के दूसरे ही दिन मोहिनी ने सबको खाने में नींद की दवाइयाँ मिलाई और अब सब लोग सो चुके हैं। ये देख मोहिनी मोहन को कॉल करती है। मोहन, सब सो चुके हैं, तुम लोग जल्दी आ जाओ। मोहन और मारिया घर के अंदर चले जाते हैं। तीनों मिलकर अपना काम शुरू करते हैं। चोरी कर वो घर के बाहर आते हैं कि तभी पुलिस उन्हें चारों ओर से घेर लेती है और मोहिनी कुछ बोलने की कोशिश करने लगती है। हाँ, आप लोग? मोहिनी कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था, अपने चंगुल में फंसा लिया था। उन्हें देख सुशील, बहुत दिनों से तलाश थी आप तीनों की। बहुत सारे लोगों की बहुरानी बन चुकी है ना आप। अब चलिए अपने असली ससुराल। जेल की हवा लगते ही मोहिनी को अपने माँ पिता की बातें याद आने लगती है और अपनी गलती का एहसास हो जाता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो रोते रोते अपनी सोच पर पछतावा करते करते अपनी जिंदगी बिता रही थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चोर चाहे कितनी भी सफाई के साथ काम करे, लेकिन कभी न कभी वो पकड़े ही जाते हैं।